जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, सोनम वांगचुक के बारे में अब मेरे ख्याल से देश के ज्यादातर लोग जान चुके हैं। देश के क्या, विश्व में जिस आदमी ने वास्तविकता में स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाया था, तकनीकी शिक्षा को बढ़ाया था और जिसे कई देशों ने पुरस्कृत किया था, यूएनओ ने भी पुरस्कृत किया था, आखिरकार तानाशाह ने उसको जेल भेज दिया। और देखिए, अन्याय की पराकाष्ठा देखिए, ये जो लेह के अंदर बर्फ में इतने ज्यादा ठंडक में रहने वाला जीव है, उसको जोधपुर की जेल में गर्मी में बिना पंखे के रखा गया है। इसको कहते हैं यातना देना। जो लोग ये नहीं कल्पना कर पाते कि अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को और कांग्रेसियों को कैसी यातना दी थी, वो कल्पना कर सकते हैं कि उस आदमी को, जिसको कहीं ठंडी जगह भी जेल में रखा जा सकता था, उसको जोधपुर जैसी गर्म जगह में बिना पंखे के रखा गया है। सोनम वांगचुक के पीछे अब पूरी की पूरी गोदी मीडिया लग गई है। गोदी मीडिया को ये सोनम वांगचुक, जिनको उपराष्ट्रपति भारत सरकार के वेंकटा नायडू साहब ने पुरस्कृत किया था, जिन्हें यूएनओ ने पुरस्कृत किया था, जिन्हें पूरे विश्व से पुरस्कार मिले थे और जो मोदी जी के 5 साल पहले तक बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनको देशद्रोही साबित करने में अब गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया लग गया है। एक नई सूचना प्रसारित की गई कि सोनम वांगचुक के बारे में वहां के डायरेक्टर जनरल ने यह कहा है कि सोनम वांगचुक का संबंध पाकिस्तानी कुछ नागरिकों से था और उनके वो संपर्क में थे और वो इस्लामाबाद भी एक बार गए थे। मतलब किस प्रकार से देश की आर्मी को और देश के सरकारी अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को राजनीति में घसीटा जाता है, इससे ज्यादा कोई उदाहरण स्पष्ट नहीं हो सकता। भाई, डीजी साहब का ये कहना कि वो एक पाकिस्तानियों के संपर्क में थे, भाई भारतवर्ष में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों के संपर्क में हैं, चीनियों के संपर्क में हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जॉइंट सेक्टर प्रोजेक्ट्स हैं चाइना में, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, राष्ट्रीय सेठ हैं। देश के बहुत सारे पूंजीपति बिजनेसमैन ऐसे हैं जो चाइना से चीजें इंपोर्ट करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रीय सेठ पाकिस्तान को बिजली बेचते हैं, तो बिजली बेचते हैं तो बिना संबंध के तो नहीं बेचते हैं, संपर्क में तो है, संबंध तो है। लेकिन पाकिस्तानियों से संपर्क रखना और संबंध रखना, अगर ये इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसे एनएसए के अंदर उस व्यक्ति को बंद कर दिया जाए और पूरे विश्व के अंदर अपनी प्रतिष्ठा को दांव में इसलिए लगा दिया जाए कि आप देखिए, मोदी जी पाकिस्तान गए थे बिरयानी खाने, नवाज शरीफ की बेटी की या पोती की शादी को अटेंड करने। वहां उन्होंने शॉल दी थी, उनकी माता जी के साथ बैठे थे, वहां से आम की पेटियां लाए थे, पता नहीं क्या क्या आदान प्रदान हुआ था। तो पाकिस्तानियों से संपर्क रखना और संबंध रखना अगर कोई अपराध है, तो क्या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपराधी हैं? अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने लाहौर बस यात्रा की थी। जो उनके मुशर्रफ साहब उनके राष्ट्रपति थे, उनको आगरा विजिट पे बुलाया था। तो अगर पाकिस्तानियों से संपर्क रखना राष्ट्रद्रोह है, तो क्या मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी राष्ट्रद्रोही हैं? अगर पाकिस्तान से संबंध रखना राष्ट्रद्रोह है, तो अमित शाह साहब, जो देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, उनके पुत्र जय शाह, जो बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे और अब इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के साथ भारत के क्रिकेट के मैच कराए थे। क्या वो राष्ट्रद्रोही है? क्या पाकिस्तानियों के साथ बैठकर जब जय शाह साहब कॉफी पी रहे थे स्टेडियम के ऊपर बैठकर,
तो क्या वो राष्ट्रद्रोह है? क्या उन पे भी एनएसए लगेगा? पाकिस्तानियों से संपर्क रखना केवल अगर राष्ट्रद्रोह है तो लाखों लोग देश में चले ऐसे हैं जो जेल चले जाएंगे। और अगर संपर्क रखने के बाद उनका आदान प्रदान क्या हो रहा है और क्या वो राष्ट्रद्रोह में कोई काम कर रहे हैं, उसके पहले उसका मीडिया ट्रायल कर देना और पुलिस अधिकारी और आर्मी अधिकारियों द्वारा इस तरह की बातें करना, क्या ये लोकतंत्र में ठीक है? अच्छा, ये भी कहा जा सकता है, जो बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की, कि देखिए मोदी जी जो बिरयानी खाने गए वो तो अलग मुद्दा, वो तो प्रधानमंत्री है देश के, वो तो शांति चाहते थे। अटल जी ने अगर लाहौर बस यात्रा की और मुशर्रफ को यहां बुलाया, वो भी शांति चाहते थे। तो क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का ही केवल अधिकार है कि वो पाकिस्तान जैसे दुष्ट राष्ट्र से मित्रता बढ़ाने का प्रयास करें, या देशवासियों का भी है? भाई, अगर प्रधानमंत्री कोशिश कर सकते हैं तो देशवासी भी कोशिश कर सकते हैं, और अगर प्रधानमंत्री दोषी नहीं है तो देशवासी भी दोषी नहीं है, और दोषी हैं तो दोनों हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसको गोदी मीडिया ने बढ़ा चढ़ाकर तोड़ मरोड़ कर उसका प्रचार प्रसार किया था। राहुल गांधी जब वोट चोरी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, रहस्य उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि लोकतंत्र को बचाना मेरा काम नहीं है, मैं केवल लोकतंत्र की इस व्यवस्था के अंदर एक प्रतिभागी हूं, पार्टिसिपेंट, और लोकतंत्र की रक्षा करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, न्यायालयों का काम है और चुनाव आयोग का काम है। अच्छा, ये बात पे आपत्ति लोगों ने की कि भाई अगर आप पार्टिसिपेंट हैं और देशवासी हैं, आप कैसे देश के सपूत हैं कि आप देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आप उत्तरदायी नहीं है? भाई, बात तो बिल्कुल सही है, वी आर पार्टिसिपेटिंग इन डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है भाई। अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर की हो जाए और देश के 142 करोड़ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ एंड ऑर्डर को बचाने की हो जाए, तो देश के अंदर तो फिर व्यवस्था बन ही नहीं सकती। भाई, हर आदमी एक भीड़ इकट्ठी करेगा और निर्णय ले लेगा और किसी को भी मार देगा, काट देगा, लिंचिंग कर देगा। भाई, जब ये अधिकार लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था करने का अधिकार पुलिस को है, तो उत्तरदायित्व तो पुलिस का है। हम पुलिस को योगदान दे सकते हैं, हम पुलिस को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन अंतिम जो निर्णय है वो तो पुलिस को करना पड़ेगा। कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते, हम न्यायालय का स्थान नहीं ले सकते। हाँ, ठीक है, वी वांट जुडिशरी टू बी स्ट्रांग, वी कांट, वी आर जस्ट बेगिंग टू द जुडिशरी टू गिव अस जस्टिस, लेकिन हम अपने आप जस्टिस करने लगे ये तो अव्यवस्था फैल जाएगी। उसी प्रकार से राहुल गांधी अगर कहते हैं कि वो लोकतंत्र के एक पार्टिसिपेंट है और उसके रक्षा का उत्तरदायित्व तो चुनाव आयोग और न्यायालयों का है, अगर वो बात गलत है तो प्रधानमंत्री का अगर पाकिस्तान से और चीन से संबंध सुधारने का कर्तव्य है तो देशवासी का क्यों नहीं है, सोनम वांगचुक का क्यों नहीं है? अच्छा, तानाशाह को एक चीज से और समस्या हो रही है, ये जो जेन जी का आंदोलन है ये अब पहाड़ी क्षेत्रों में पूरी तरह से फैल रहा है। उत्तराखंड के अंदर आपने देखा, ये अल्मोड़ा के अंदर फैल गया, लाखों लोग सड़क पे आ गए, पिथौरागढ़ के अंदर फैल गया, देहरादून के अंदर फैल गया। माने पहाड़ी क्षेत्रों में जेंजी बहुत ज्यादा इसलिए परेशान है कि पहाड़ों में पलायन बहुत ज्यादा है और गांव वीरान हो रहे हैं, गांव छूट रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं बन रही, इंडस्ट्रियलाइजेशन, केवल रोड बन रही है और कुछ नहीं हो रहा। पर्यटन के इसलिए चौपट कर दिया गया जैसे पहलगांव के अंदर हुआ, और आपने देखा कि लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर जिस प्रकार का आंदोलन हुआ, और लेह लद्दाख में भी पर्यटन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां भी पर्यटन बिल्कुल ठप था। और ये घटना के बाद जब लोगों को मैसेज मिला कि वहां भी इस प्रकार से जेंजी सड़क पे आ गए हैं और 4-5 जेंजी को मार दिया गया है, जिसमें 3 ऐसे हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं, तो लोगों ने जैसे कश्मीर का पर्यटन रोक दिया था जब पहलगांव की घटना हुई थी, वैसे ही उन्होंने लेह और लद्दाख का पर्यटन, तो वहां की भी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया गया है। तो अब उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, कर्नाटका के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर इस जेंजी का आंदोलन फैलता जा रहा है। और तानाशाह को एक परेशानी और है,
अभी तक तो 3-4 ही एग्जाम्पल थे कि जेंजी ने सड़क पे उतर के अपने निर्णय करवा लिए। श्रीलंका का था, बांग्लादेश का था, नेपाल का था, अब एक और लिस्ट में जुड़ गया है नाम, ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर एक छोटा सा द्वीप है, कुछ द्वीप हैं, समूह हैं जो इंडोनेशिया से लगे हुए हैं। पहले वहां पे पोर्तुगाल का शासन हुआ करता था, पोर्तुगाल से वो फिलीपींस को मिला था और फिलीपींस से 2002 में वो स्वतंत्र देश बना और लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए वहां प्रयास शुरू हुए। लेकिन वहां भी जेंजी ने, जैसे नेपाल के अंदर किया, वहां भी जेंजी ने अभी 24 घंटे पहले वहां भी सत्ता को बिल्कुल पलट दिया है और अपने निर्णय करा लिए हैं। तो इसका मतलब यह है कि चारों तरफ जब आप देख रहे हैं कि देश की युवा पीढ़ी को अब हिंदू मुसलमान और धार्मिक मसलों में नहीं उलझाया जा सकता और वो अपने मूल मुद्दों पे वापस आ गया है, नौकरी और रोजगार के मुद्दे पे वापस आ गया है और अपने अधिकार मांग रहा है, अपने लिए नौकरियां मांग रहा है और पेपर लीक के खिलाफ खड़ा हो गया है। तो उसके बाद जब उत्तराखंड में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, लेह लद्दाख में हो रहा है, कर्नाटका में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, उस समय बरेली की एक घटना को, जहां पे आई लव मोहम्मद के नाम पे लोग जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले थे और उसके बाद किसने उपद्रव शुरू किया, जो मुस्लिम पक्ष है उसका कहना है कि पुलिस ने पहले लाठीचार्ज किया, फिर पत्थरबाजी हुई, पुलिस का कहना है पहले पत्थरबाजी हुई तब लाठीचार्ज हुआ, व्हाटएवर। लेकिन पूरा गोदी मीडिया जेंजी से ध्यान हटाने के लिए, कश्मीर की घटना से ध्यान हटाने के लिए, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और देहरादून की घटना से ध्यान हटाने के लिए सारा का सारा ध्यान बरेली की घटना पे इसलिए डाल रहा है जिससे हिंदू मुसलमान का मुद्दा बन जाए। लेकिन जेंजी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पूरे देश में अब सामने आ रहा है, उससे लगता है कि वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे से गुमराह होने वाला नहीं है और अपने अधिकार मांग रहा है, कह रहा है मेरे पेपर लीक नहीं होंगे और होंगे तो धामी साहब आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। और जो भी सरकार, चाहे वो कर्नाटका की सिद्धारमैया सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की धामी सरकार हो, बच्चों के पेपर लीक नहीं होने चाहिए, बच्चों को नौकरियां मिलनी चाहिए और उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति होनी चाहिए, जो तेजस्वी यादव ने बिहार में 17 महीने में करके दिखा दिया था। तो ये जो जेंजी का मामला है और जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप बार बार झटका भारतवर्ष को दे रहे हैं और जिस प्रकार से शेयर मार्केट टूट रहा है, जिस प्रकार से रुपया अपने निम्नतर स्तर पे तोड़ता हुआ चला जा रहा है, समस्याएं गंभीर हैं। यूएनओ के अंदर जिस प्रकार डोनाल्ड ट्रंप ने मजाक उड़ाया कि मैं टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग नहीं करूंगा और जिसने किया उसका हाल आप देख रहे हैं। जैसे वहां पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने यह स्टेटमेंट दिया कि हमने भारत के 7 जेट को गिराया है। 7, अभी तक हम लोग 5 की बात कर रहे थे, वो 7 जेट की बात कर रहे हैं और हमारी तरफ से स्पष्टीकरण आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, जिससे हमारी हेठी हो रही है, हमारी गर्दन झुक रही है। और माननीय मोदी जी को यूएनओ जाकर वहां पे डोनाल्ड ट्रंप का और शहबाज शरीफ का सामना करना चाहिए था। मोदी जी वहां नहीं गए, क्यों गए ये भी नहीं पता, क्योंकि शायद उनको ये लग रहा था जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर आज भारत की स्थिति खराब होती जा रही है, शायद उनको जो वहां स्थिति बनेगी उसका सोशल मीडिया और बीजेपी आईटी सेल उसको संभाल नहीं पाएगा, शायद इसलिए नहीं गए। लेकिन मुझे ये निवेदन करना है, मोदी जी 75 साल के हो गए हैं, देश की स्थिति रोज बद से बदतर होती जा रही है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा पकड़ नहीं रहा है और जेंजी अब उठ खड़ा हुआ है अपने अधिकारों के लिए। इसलिए कृपा करके अब और प्रयास मत कीजिए लोकतंत्र की हत्या करने का और ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी से भी कहिए प्रयास करना बंद कर दें और लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना बंद कर दें। एक एक करके जो राहुल गांधी ने कहा था ज्ञानेश कुमार जी मान रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थिति बन रही है, हम नहीं चाहते हमारे देश के अंदर वैसा हो जैसा ईस्ट तिमोर के अंदर हुआ, जैसा बांग्लादेश के अंदर हुआ, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, जैसा नेपाल के अंदर हुआ। लेकिन हम लोगों का प्रयास हमेशा ये रहा कि हम गांधी के रास्ते पे चलें। अगर भारतीय जनता पार्टी का वो प्रयास सफल हो गया होता कि गांधी को गोडसे से वो कर दिया गया होता रिप्लेस और गोडसेवादी
विचारधारा अगर देश में आज हो गई होती तो हमारी बदकिस्मती होती। ये तो हम किस्मत वाले हैं कि हमारे देश में गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने हमें सिखाया है, इसलिए शांति और अहिंसा के रास्ते पे हमारा देश चल रहा है और आप अभी भी सेफ हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।